नमस्कार साथियों, मेरे साथ एक शख्स जुड़े हैं जो दिन रात बिहार को बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बिहार के जो व्यवस्था जो खराब हो गई है, जो डैमेज हो गई है, भ्रष्ट सिस्टम बन गई है, उनको बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इनसे एक बार इनका परिचय और क्या कर रहे हैं ये जान लेते हैं। हाँ, मेरा नाम भीम है और मैं अभी जिला वाहिनी प्रमुख सिवान हूँ जी। इसके पहले दिल्ली में रह करके पढ़ाई लिखाई करता था, यूपीएससी की तैयारी करता था। कई अवसरों में क्वालिफाई भी किया, फाइनल नहीं हो पाया। और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं पत्रकारिता का कोर्स भी किया हूँ। आप लोग की तरफ प्रोफेशनल पत्रकार नहीं हो जी। और बस यही मेरा परिचय। इसके बाद से जैसे मुझे लगा कि बिहार बदलने में मैं भी कुछ योगदान दे सकता हूँ, तो प्रशांत जी की जब ये पदयात्रा शुरू हुई उसके बाद से हम भी सम्मिलित हो गए और तब से लगातार पदयात्रा में जुड़ करके प्रशांत जी ने जो कुछ जिम्मेदारी दी है उसको निभाते हुए अब आगामी बिहार बदलाव यात्रा को शुरू करने वाले हैं बीच में जी। तो बिहार बदलने के लिए आप राजनीतिक में ही क्यों आए? राजनीतिक में आए भी तो फिर प्रशांत किशोर जी के साथ ही क्यों आए? देखिए, पहली बात कि हम लोग पढ़ाई लिखाई काफी किए जी, तो मेरी एक तलाश थी कि किसी वैसे व्यक्ति को अपना नेता माने जो पढ़ा लिखा, और पढ़ा लिखा रहेगा तो अपना सेल्फ स्टीम भी हर्ट नहीं होगा जी। प्रशांत जी आप जानती हैं, इंटरनेशनली सिविल सर्वेंट रहे हैं। यूएनओ में इन्होंने पब्लिक हेल्थ में अच्छा खासा समय दिया है जी। इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति का खिलाड़ी आदमी है जी। कई लोगों को सरकार बनाए जी और राजनीति की बारीकियों को अच्छी तरह समझते हैं। तो ये भी दिमाग में थी कि इनके साथ अगर आएंगे तो सीखने का बहुत मौका मिलेगा, मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जातीय धर्म से उठ करके जी अगर कोई पार्टी या पदयात्रा शुरू हुई, वो जन स्वराज पदयात्रा थी जी, तो मुझे लगा कि जो कुछ हम लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, हम लोग किस विचारधारा के साथ जाना चाहिए, जिसको हम गांधीयन थॉट कहते हैं, गांधीवादी विचारधारा, अम्बेडकर साहब की विचारधारा, उस पर चलने वाला कोई पदयात्रा कोई पार्टी अगर थी तो जन स्वराज। तो इसलिए भी स्वभाव तो हम लोग इससे जुड़ गए। और अभी बात बिहार बदलने की, तो हमेशा बदलाव के लिए ताकत की आवश्यकता होती है जी। और पॉलिटिक्स को कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द वे ऑफ एक्वायरिंग पावर। पावर आपके पास होगा कि आप कुछ बदलाव कर पाएंगे जी। तो पग पग पर समस्या आएंगी, उसका डील नहीं कर पाएंगे। एक जिले की कलेक्टर के पास, एसपी के पास बहुत पावर होता है जी। इसलिए नहीं कि दूसरों को परेशान करना या पावरफुल कहलाना है, इसलिए कि जो काम जिले में करना है अगर उनको पावर न दिया जाए तो कर ही नहीं पाएंगे। इतने असामाजिक तत्व हैं, इतने बिगड़ैल लोग हैं और भ्रष्ट तंत्र है कि अगर उसको डील नहीं किया जाए ठीक तरीके से, सब नहीं है, कुछ ही लोग हैं, लेकिन उतने ही लोग सिस्टम को हैक कर लेंगे और आगे काम नहीं करने देंगे। तो राजनीति भी एक तरीके से वो प्लेटफॉर्म है जहां हम कुछ ताकत गेन करके और समाज की बेहतरी में अपने योगदान कर पाएंगे, इसलिए भी हम इससे जुड़े। जो हमारे भारत के कश्मीर में जो पहलगाम अटैक हुआ, उस पे क्या एक्शन ली है और क्या सरकार को करना चाहिए था? अगर उस जगह पे पीएम अगर प्रशांत किशोर होते तो क्या करते? बिल्कुल, आपका सवाल तो बहुत शानदार है जी। और आपने बहुत जबरदस्त कुछ प्रश्न किया। हम ढूंढ ही रहे थे कि भाई बहुत इंटरव्यू दिए पहलगाम अटैक के बारे में, लेकिन कोई पत्रकार मुझसे ये नहीं पूछा कि भाई अब करना क्या चाहिए। ठीक है, जिसकी गलती थी जो हुआ सो हुआ, होना नहीं चाहिए वो। अब हम दो तरीके का उपाय कर सकते हैं। एक करें कि भाई प्रिकॉशनरी मेजर, कि वो कितना हमारा ताकतवर हो कि भविष्य में ऐसा कोई अटैक न हो जी। हम कितना विजिलेंट हो जी, कितने सावधान हो कि अपने आप को ऐसे अटैक से बचा पाए। और दूसरा डिटरेंट, ऐसा हम अपने आप को बनाएं कि कोई अटैक करने से पहले 100 बार हमारे ऊपर सोचे जी। अभी आपने सुना होगा कि भाई कैबिनेट ने, सेंट्रल कैबिनेट ने फैसला लिया कि सिंधु नदी का पानी हम वो रोकना, जो सिंधु नदी जो संधि थी इंडस वैली वो ट्रीटी, वो एट अवियांस सरकार ने यूज किया, मतलब उसको निलंबन कुछ दिन के लिए कर देगी। हो सकता है भविष्य में पानी भी रोके, डाइवर्ट करे, बहुत सारे उसके उपाय हैं, या पानी रोक करके अचानक छोड़ दे, उनके यहाँ सूखा है, बाढ़ है। अभी मुजफ्फराबाद में वहां पे पाकिस्तानी सरकार ने आरोप लगाया कि भाई अचानक डेटा नहीं दिया सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, और पानी छोड़ दिया जिससे यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये भी एक डिटेरेंट है जी। तो पहला कि सिंधु वाटर जो संधि थी, सिंधु जल संधि, जिसमें पश्चिम की 3 नदियां
चिनाब, झेलम और सिंधु का 80% पानी पाकिस्तान उपयोग करता था, 20% पानी भारत सरकार के हिस्से में आता था, जबकि पूरा का पूरा पानी हमारा है। तो अब जब उसको हम निलंबित कर देंगे तो पूरा का पूरा अधिकार होगा कि वो पूरा वाटर का उपयोग करें। तो एक तो भारत के नजरिए से फायदा होगा कि हम अपनी बिजली का उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में करेंगे। अभी बगलिहार और रतल परियोजना चल रही है, उसमें भी कभी कभी पाकिस्तान आरोप लगाता रहता है कि भाई पानी ज्यादा इंडिया रोक रहा है अपना परियोजना के लिए। तो सीमलेस हमको वाटर मिलेगा और भी हम परियोजनाएं खड़ी करेंगे, तो एक तरीके से हमारे पास समृद्धि आएगी। JNK के लोग और सरकार हमेशा इस संधि के विरोध में थे। आपने सुना होगा कि वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है कि हम लोग तो इस ट्रीटी के पक्ष में ही नहीं थे, तो अगर ये ट्रीटी निलंबित हुई है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो JNK के लोग अगर हमारे पक्ष में बात करेंगे तो हमारे लिए और बेहतरी वाली बात होगी। और दूसरा, जो पानी की कमी होगी पाकिस्तान में, 80% कृषि पाकिस्तान की, खास तौर से पंजाब और सिंध प्रांत की, उनके इन 3 नदियों के पानी पर निर्भर है। अगर वहां पे पानी जाना बंद हो गया या बहुत अधिक मात्रा में अचानक चला गया तो मान के चले कि उनकी कृषि बर्बाद हो जाएगी। अगर बर्बाद हो गई तो खाने बिना वैसे ही उनकी हालत खराब हो जाएगी, मरना शुरू करेंगे। अभी वर्तमान में 600 रुपए किलो वहां पे आता है और टमाटर तो कोई खरीदता नहीं है वहां पे, टमाटर वहां सपना है खरीद लेना। तो आप समझिए कि कृषि उनकी डैमेज, पन बिजली कोई भी परियोजना भविष्य में करवाते वो डैमेज, और उस पर आधारित उनका जो उद्योग था वो भी डैमेज। तो ये बहुत बड़ा डिटेंशन साबित होने जा रहा है। दूसरी बात, आपने सुना होगा BLA का नाम बलूच लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान, आपको बता दूं आपके दर्शकों को, पूरे पाकिस्तान का 45% हिस्सा बलूचिस्तान है। और पाकिस्तान का ये वो हिस्सा है जो खनिज के मामले में, आपको गैस के मामले में, बहुत ही समृद्ध है। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी गैस फील्ड उसी जगह है। यहाँ तक कि ग्वादर बंदरगाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको पाकिस्तान ने लीज पर दिया हुआ है चाइना को, और चाइना उसके माध्यम से हमको काउंटर करता है, हमारे बगल में ही है, वो भी बलूचिस्तान में ही है। तो अगर बलूचिस्तान के जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसको पूरी ताकत लगाकर हम सहयोग दें तो निश्चित रूप से पाकिस्तान टूट जाएगा। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को बच्चा होने वाला है। कुछ ही दिन में आप सुनेंगे कि बलूचिस्तान नाम का लड़का या लड़की उसको में पैदा हुई, तो बधाई आप देंगे। हम ये चाह रहे हैं कि इतनी ताकत के साथ भारतीय सरकार उसको मदद करे, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, कि बहुत जल्दी उनको हम तोड़ दें। और जैसे ही बलूचिस्तान अलग होगा, आधा पाकिस्तान वहीं से गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोग एरोप्लेन हाईजैक करते हैं। और बलूच जो लिबरेशन आर्मी थी, वहां के फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने उनकी ट्रेन ही हाईजैक कर दी, पूरी की पूरी ट्रेन। अभी 2-4 दिन पहले उनके 10 सैनिक मारे। इतने वो लोग मजबूत थे, इतनी कमजोर उस समय पाकिस्तान की सेना। और आप देखिए, पाकिस्तान की सेना हमसे लड़ने के लिए कुछ इधर है, पूरी फ्रंट पर है, कुछ वो लगातार तहरीरे तालिबान पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, कुछ जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है ईरान से, उनसे झगड़ा मोल लिए हुए हैं, और कुछ बलूचिस्तानियों से। तो वैसे ही पाकिस्तान की आर्मी कई हिस्सों में बटी हुई है। इस समय सबसे मजबूत तरीका है कि एकदम लोहा गर्म है, पाकिस्तान टूटने वाला है, बस तेज हथौड़ा मारने की जरूरत है, हम लोग पाकिस्तान को तोड़ देंगे। इसके बाद आपको सिंधु उसका प्रदेश है, फाटा है, पंजाब है, वहां भी अलग सिंधु प्रदेश होने की बातचीत चल रही है, इसलिए कि पाकिस्तान में कई पाकिस्तान बसता है। वहां पाकिस्तान का मतलब केवल पंजाब प्रांत है, वहां के पंजाब प्रांत के अधिकांश लोग फौज में हैं, और पंजाब प्रांत के लोग बाकी पाकिस्तानियों को इंफीरियर समझते हैं। वो समझते हैं कि दुर्गम दर्जे के पाकिस्तानी हैं, तो वो चाहते हैं कि इन पंजाब वालों से हमारा पीछा छूटे। तो यूं समझ लीजिए कि ये 2 हमारे पास तरीका है। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक तरीके से पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहते हैं, कमर तोड़ना चाहते हैं, तो आपने सुना होगा FATF का एक नाम, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसे बोलते हैं। ये विश्व की एक संस्था है जो उन देशों पर लगाम लगाती है वहां इन्वेस्टमेंट होने में, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने में,
कर्ज देने में उनको रेटिंग देती है देशों का कि किस देश में कर्ज देना, इन्वेस्ट करना खतरा है, बहुत रिस्की है, उसमें पाकिस्तान को सम्मिलित कराया जाए। पाकिस्तान ऑलरेडी 2022 के पहले ग्रे लिस्ट में था, अगर वो ब्लैक लिस्ट में सम्मिलित हो जाता है तो पाकिस्तान को पैसा मिलना विश्व से बंद हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि भिखारी देश है, बिना कटोरा का काम चलने वाला है नहीं। 3 दिन युद्ध चल गई तो डीजल पेट्रोल सब खत्म हो जाएगा उनका, वैसे ही मर जाएंगे। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी उनको हम तोड़ देंगे। तो ये 2-3 मेजर हैं, और भी हैं, जैसे अगर सर्जिकल स्ट्राइक भी हो तो कॉम्प्रिहेंसिव हो, वो पूरा गुजरात से ही शुरू हो और पीओके तक हो और बहुत बड़ी मात्रा में हो। पीओके का एक एक बंकर जो आतंकवादियों का लॉन्च पैड बना हुआ है, हम लोग तोड़ डालें एक ही बार में, इतना घमासान हो। इसके अलावा हम बॉर्डर फेंसिंग स्मार्ट तार से करें, ताकि अगर कोई आना भी चाहे तो तार में करंट दौड़ा देना, बाकी चीजों को। तो बहुत सारे मेजर हैं जिसको हम करके और उनको धराशायी कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। जी लक्ष्मी जी, आपने पाकिस्तान के लिए तो बता दिया कि पाकिस्तान को ऐसे ऐसे करके मारा जा सकता है, लेकिन वो जो लोकल कश्मीरी जो वो करवा रहे थे, हिंदुओं को मरवा रहे थे, मुस्लिमों को मरवा रहे थे, जो पर्यटक वहाँ पे घूमने जा रहे थे कितने सालों से, उनके साथ ये हुआ, 28 लोग की मौत हो गई जो निर्दोष थे, जबकि भारत के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, मुख्यमंत्री भी हिंदू है, गृह मंत्री भी हिंदू है, फिर भी ये हुआ। तो उन लोकल कश्मीरियों पे आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात को लक्ष्मी जी, इस मुद्दे को आप लोग हिंदू मुसलमान के चश्मे से न देखें। बार बार जन स्वराज पार्टी का स्टैंड रहा है, ये अभी भी आगे भी रहेगा। आतंकवाद की न कोई जाति है न कोई धर्म है। जो लोग इस पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं वो इस चीज को हवा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू पूछ करके गोली मारी गई। आप जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान ने करवाया तो पाकिस्तान की ओर क्या साजिश हो सकती है? 28 लोग के केवल मर जाने से हिंदुस्तान या भारत की स्थिति तो खराब हो नहीं सकती। बहुत हमारी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम भारत को लड़ा दे तो बहुत बड़ा डैमेज कर पाएंगे। आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का मंतव्य होगा कि आप गोली मारो तो धर्म पूछ करके मारो, ताकि वहां पे लोग, कैसा प्रश्न पूछ नहीं है मुझे, वहां के लोग और गैल्वनाइज हो, सेंटिमेंट वहां पे भड़के हिंदू मुसलमान का, और अपने में दंगा हो और गृह युद्ध भारत में छिड़ जाए। आप चाहेंगे ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सौभाग्य हमारा और हमारे भारत के हिंदू मुसलमान भाइयों की समझदारी है कि इसके बाद भी एक भी कहीं राइट की खबर आपने नहीं सुना। पाकिस्तान अपने साजिश में नाकाम रहा इस फ्रंट पे। दूसरी बात, जिस लोकल्स की आप बात कर रही हैं, तो इस बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, निश्चित रूप से कुछ लोकल्स की मदद से रेकी हुई होगी और ये घटना हुई। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि कुछ लोकल्स ने वहाँ पे जो मदद की है, जो वहाँ पे मुसलमानों ने, वो काबिले तारीफ है। जैसे एक नाम याद आ रहा है मुझे, मोहम्मद आदिल की। उन्होंने क्या किया, आतंकवादियों की बंदूक छीन करके उनसे लड़ा और आतंकवादियों ने उसको गोली मारी। वह भी एक मुसलमान था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके अलावा एक हैदर रजा करके मुसलमान था, जो लोगों को बचाने के चक्कर में उसको भी गोली मार दी गई। इसके अलावा एक, मुझे नाम मिस कर रहा हूं मैं, एक बहन थी, अपना नाम अपना मेन फ्रेंड, मतलब बाकी जो JNK के अलावा जो अपना शीश इंडिया उधर से थी, लोग घूमने गए थे। तो वहां पे जिस अस्पताल में वो लोग भर्ती थे, उसमें जो डॉक्टर्स थे वो अधिकांश लोग मुसलमान ही थे, और उनके लीडरशिप में 24 घंटे 48 घंटे तक डॉक्टर्स ने घर नहीं गया, वो सब के सब मुस्लिम थे। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके अलावा कई लोकल मुसलमानों ने अपने घर में लोगों को बचाया, छुपाया, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पूरे भारत में जितने मुस्लिम कम्युनिटी है, सबने कैंडल मार्च निकाला, सबने एक साथ में भर्त्सना की।